सवाल 8। कहानी कला की दृष्टि से पुरस्कार कहानी की समीक्षा कीजिए अथवा कहानी के तत्वों के आधार पर पुरस्कार कहानी का मूल्यांकन कीजिए अथवा सिद्ध कीजिए कि कहानी कला की दृष्टि से पुरस्कार एक उत्कृष्ट भावपूर्ण कहानी है। जवाब रूपरेखा 1 पूर्व भूमिका 2 कहानी कला के तत्व 3 कहानी कला की दृष्टि से पुरस्कार की समीक्षा 4 उपसंहार। 1 पूर्व भूमिका। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की एक भाव प्रधान ऐतिहासिक कहानी है। प्रसाद जी ने भारत के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के आधार पर अनेक नाटकों और कहानियों की रचना की है। पुरस्कार कहानी में भारत के प्राचीन प्रदेश कौशल्य की सांस्कृतिक परंपरा तथा वहाँ के नागरिकों की स्वदेश भक्ति का कुशलतापूर्वक चित्रण किया गया है। साथ ही कौशल्य की कृषिक कन्या मधुलिका और मगध राजकुमार अरुण की प्रेम कहानी का भी भावपूर्ण निरूपण किया गया है। कहानी कला के तत्व। कहानी लिखना और कहना एक कला है। प्रत्येक कला के निर्माण में कुछ निश्चित तत्वों का उपयोग होता है। कहानी कला के प्रमुख तत्व इस प्रकार है। 1 कथा वस्तु 2 पात्र और उसका चरित्र चित्रण 3 कथोपकथन या संवाद 4 देश काल और वातावरण 5 भाषा शैली और 6 उद्देश्य। वैसे तो ये सभी तत्व सभी कहानियों में होते हैं, फिर भी कहानीकार किसी तत्व पर कभी अधिक ध्यान केंद्रित करता है और उसी पर काम करता है। इस दृष्टि से कहानियों में इन तत्वों की प्रधानता अथवा गुणता पर का होना स्वाभाविक है। पुरस्कार कहानी की आलोचना करने से हमें पता चलता है कि कहानीकार प्रसाद जी ने किस तत्व पर सविशेष ध्यान केंद्रित किया है। 3 कहानी कला की दृष्टि से पुरस्कार की समीक्षा। प्रसाद जी की अन्य कहानी के समान पुरस्कार कहानी भी एक भाव प्रधान कहानी है। उनकी प्रसिद्ध कहानी आकाशदीप की तरह इस कहानी में भी प्रेम और कर्तव्य का संघर्ष दिखाई देता है। इस कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में इस प्रकार है। 1 कथा वस्तु। पुरस्कार कहानी के आरंभ प्रकृति चित्रण से होता है। आर्द्रा नक्षत्र के काले काले बादलों से छाए आकाश का वर्णन करते हुए लेखक ने वर्षा ऋतु की प्रकृति का मनोरम चित्र प्रस्तुत करते हुए प्रभात की सुंदर बेला में कौशल नरेश के कृषि उत्सव की घटना का वर्णन किया है। कौशल के महाराजा इस बार के कृषि उत्सव में कृषक कन्या मधुलिका की भूमि राज्य के खेत के रूप में ले लेते हैं। राज्य के कृषि उत्सव की परंपरा अनुसार राजा जिसका खेत लेकर कृषक बनते थे उसे समुचित पुरस्कार दिया जाता था। इस दृष्टि से मधुलिका को भी राज्य की ओर से पुरस्कार मिलता है, किंतु चूंकि वह अपने पूर्वजों की भूमि को बहुत प्यार करती है इसलिए पुरस्कार का अस्वीकार कर देती है। उसके यह साहस को देखकर मगध का राजकुमार अरुण उसकी ओर आकृष्ट होता है और उसके आगे प्रेम प्रस्ताव रखता है। स्वाभिमानी मधुलिका उस प्रस्ताव को भी ठुकरा देती है। दूसरी बार अरुण जब एक विद्रोही मगध सैनिक के रूप में मधुलिका के सामने आकर प्रणय याचना करता है तब वह पिघल जाती है। अरुण उसे कौशल्य की रानी बनाना चाहता है और उसे कौशलाधिपति के पास भेजकर श्रीवस्ती दुर्ग के पास की भूमि मांग लेता है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि जब अरुण श्रीवस्ती दुर्ग के निकट से कौशल पर आक्रमण करने की तैयारी करता है तब उसकी प्रेमिका मधुलिका के मन में प्रेम और कर्तव्य के बीच संघर्ष उठता है। अंत में कर्तव्य की विजय होती है और वह कौशल के सेनापति को अरुण के आक्रमण की सूचना देती है। अरुण को बंदी बनाकर कौशल्य नरेश तथा प्रजा के सामने लाया जाता है। प्रजा उसे प्राणदंड देना चाहती है। कौशलेश मधुलिका की राष्ट्रभक्ति से प्रसन्न होकर कुछ मांगने को कहते हैं, परंतु वह कुछ भी नहीं मांगती। महाराज जब बहुत आग्रह करते हैं तब वह अरुण के पास खड़ी होकर यह पुरस्कार मांगती है कि तो मुझे भी प्राणदंड मिले। इस कथन के साथ कहानी पूरी हो जाती है। इस प्रकार कहानी की चरम सीमा और अंत एक साथ ही हो जाते हैं। जब मधुलिका कहती है तो मुझे भी प्राणदंड मिले और यह कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। कथानक विस्तृत तो अवश्य है, लेकिन इसमें कहानी में शिथिलता नहीं आ पाई है, बल्कि एक के बाद दूसरी घटना अत्यंत स्वाभाविक ढंग से घटती चलती है। कहीं भी अस्वाभाविकता नहीं आने पाई है। कहानी में मगध कौशल्य के परस्पर विरोध की पृष्ठभूमि में मधुलिका के जीवन की लंबी अनवित मिलती है। कहानी आदि से अंत तक आकर्षक है। 2 पात्र और उनका चरित्र चित्रण। पुरस्कार कहानी में मुख्य 2 ही पात्र है, एक मधुलिका और दूसरा अरुण। मधुलिका कौशल के कृषक सिंह मित्र की कन्या है और अरुण मगध का एक राजकुमार है। प्रसाद जी ने मधुलिका का चरित्र चित्रण बड़े मनोयोग से किया है। वह एक कृषक कन्या होते हुए भी सौंदर्यवती, साहसिक, परिश्रमी और स्वाभिमानी नारी है। प्रसाद जी ने उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, वह कुमारी थी, सुंदरी थी, कौशेय वस्त्र उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं शोभित हो रहा था। राजकुमार अरुण उसका सौंदर्य देखकर मुग्ध हो जाता है और बोल उठता है,
आह, कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। ऐसा अपूर्ण रूप देखकर अरुण उसके सामने प्रेम प्रस्ताव रखता है, परंतु स्वाभिमानी मधुलिका राजकुमार की प्रेयसी बनना जब एक सैनिक बनकर आता है तब वह उसका प्रेम स्वीकार कर लेती है। वह एक राष्ट्र सेविका भी है। प्रेम और कर्तव्य का उसके मन में तीव्र संघर्ष होता है। प्रसाद जी ने मधुलिका के चरित्र के साथ अरुण के चरित्र की विशेषताओं का भी अंकन किया है। आरंभ में वह एक राजकुमार के रूप में हमारे सामने आता है, फिर वह मगध का एक विद्रोही सैनिक बनकर आता है और मधुलिका का प्रेम पाता है। अंत में वह जब कौशल्य पर आक्रमण करता है तब सेनापति के हाथों से गिरफ्तार हो जाता है और प्राणदंड पाता है। मधुलिका भी उसके साथ मरना चाहती है, इसी कारण वह कौशल के महाराजा से कहती है तो मुझे भी प्राणदंड मिले। इस प्रकार कहानीकार प्रसाद जी ने दोनों पात्रों का चरित्र चित्रण अत्यंत कुशलता से किया है। 3 कथोपकथन या संवाद। प्रसाद जी को संवाद योजना काव्यात्मक, प्रभावपूर्ण, मार्मिक और पात्र के चरित्रों के उजागर करने वाली होती है। एक उदाहरण देखिए। भद्रे, तुम ही न कल के उत्सव की संचालिका रही हो। उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था। कल उस सम्मान, क्यों आपको कल का स्वप्न सता रहा है? भद्रा, आप क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे? मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी। इन संवादों के माध्यम से अरुण और मधुलिका दोनों का चरित्र उभरता है, साथ ही कथा का चरित्र उभरता है, साथ ही साथ कथा का भी विकास होता है। 4 देश, काल और वातावरण। पुरस्कार कहानी का आरंभ वर्षाकाल के वातावरण के चित्रण से हुआ है, जैसे आद्रा नक्षत्र, आकाश में काले काले बादलों की घुमड़ जिसमें देवी दंदुभी का गंभीर घोष था। इसके बाद कौशल नरेश के कृषि उत्सव का चित्र लेखक हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रभात काल के उत्साह प्रेरक वातावरण का वह चित्र भी सुंदर है। यथा प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका सवर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ी। रथों, हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्ति जम गई। इससे स्पष्ट होता है कि प्रसाद जी ने वर्षाकालीन प्रातःकाल का बड़ा मनमोहक वर्णन किया है। आरंभ में प्राकृतिक वातावरण कहानी के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है और बीच में पात्रों के मनोभावों की उद्दीप्त करता है। 5 भाषा शैली। प्रसाद जी की कहानियों की भाषा संस्कृति निष्ठ खड़ी बोली हिंदी है और प्रभावशील तथा काव्यात्मक है। उनकी भाषा में लालित्य और शैली में सजीवता और रोचकता होती है। मुहावरों आदि का प्रयोग बहुत कम मिलता है। उनकी शैली ग्रामीण न होकर अभिजातीय शैली है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत है। 1 अरुण ने देखा एक छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है। सुमन मुकुलित भ्रमर निस्पंदन थे। 2 खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू पकड़ने के लिए हाथ लपकता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन कह रही थी। 3 शीतकाल की रजनी मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूप मधुलिका का छाजन ठपक रहा था। इन उदाहरणों से हम कह सकते हैं कि प्रभावपूर्ण काव्यात्मक भाषा शैली के कारण प्रसाद जी की कहानियाँ पढ़ते समय हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम उनकी भावमयी कविताएं पढ़ रहे हैं। 6 उद्देश्य। पुरस्कार कहानी का मुख्य उद्देश्य प्रेम और कर्तव्य के संघर्ष का निरूपण करते हुए यह बतलाता है कि पुरस्कार एक प्रकार का प्रतिदान ही है। कहानी की नायिका मधुलिका अपने पूर्वजों के खेतों से प्रेम करती है, इसी कारण वह राज्य की ओर से प्राप्त पुरस्कार का अस्वीकार कर देती है। इसके बाद वह अरुण की प्रेमिका बनती है। अरुण जब उसके कौशल पर आक्रमण करता है तब उसका राष्ट्र प्रेम जाग उठता है और वह सेनापति को सूचित कर अरुण को बंदी बनवा देती है। कौशल नरेश जब उसके राष्ट्र प्रेम से प्रसन्न होकर पुरस्कार का आग्रह करते हैं तब प्रेमी अरुण के पास खड़ी होकर प्राणदंड मांगती है। इस प्रकार इस कहानी में निम्नलिखित उद्देश्य है। 1 कर्तव्य और भावना का द्वंद्व और अंतः भावना पर कर्तव्य की विजय प्रदर्शित करना। 2 कर्तव्य और प्रेम दोनों का निर्वाह आवश्यक है। 3 राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय संगठन का महत्व दिखाना। 4 सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करना। 4 उपसंहार। कहानी के सभी तत्वों के आधार पर समीक्षा करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पुरस्कार कहानी एक श्रेष्ठ कहानी है। प्रसाद जी की भावपरक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानियों में आकाशदीप कहानी के समान यह कहानी थी। नारी के प्रेम और कर्तव्य के अंतः संघर्ष की कहानी है। कहानी कला के से